हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 23 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम 23 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, हाल ही में किसके द्वारा पहला स्वदेश रूप से निर्मित, स्वदेश रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है? तो रिसेंटली आईआईटी मद्रास के द्वारा स्वदेश रूप से विकसित पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है? भारत ओएस। भारत नहीं, भार ओएस, यानी कि भार ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखें, स्वदेश रूप से विकसित ये जो पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बनाया किसने है? तो आईआईटी मद्रास ने बनाया है और नाम बस याद रख लीजिए, तो ये भार ओएस हो जाएगा। अब यहाँ सवाल बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम से ये होता क्या है। देखिए, यदि आप फोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप लोगों ने एंड्रॉइड, आईओएस या विंडोज, ये कुछ पॉपुलर नाम है ना, ये सुने ही होंगे। तो ये है एक्चुअल में क्या? ये कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, जो स्मार्टफोन से लेकर के कंप्यूटर और एटीएम मशीन से लेकर के रोबोट, इन सभी में इस्तेमाल होते हैं। यदि मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं तो देखिए, जो कंप्यूटर है ना, ये केवल बाइनरी भाषा को समझता है। ठीक है, बाइनरी यानी कि यही 0 1 की भाषा को समझता है और उसी में कम्युनिकेट करता है। लेकिन जब हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड या निर्देश देते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि बाइनरी भाषा में हो। बाइनरी ना होकर के ये हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, या किसी अन्य भाषा में भी हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, लेकिन तब भी कंप्यूटर इसे समझ जाता है। तो कैसे समझता है? तो इसी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से समझता है। तो यदि मैं कहूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, तो एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और 4 ऑप्शन लिख करके दे दिया जाए, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, शॉर्ट में से ओएस कहा जाता है। तो ये एक प्रोग्राम का एक ऐसा सेट है जिसमें कि कंप्यूटर के द्वारा यानी कि अनगिनत निर्देश होते हैं। मतलब जब भी आप कंप्यूटर को कोई काम देते हैं, तो वह इन्हीं निर्देशों की मदद से उसे पूरा करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से ये सारे टास्क कंप्लीट होते हैं। तो भारत का जो पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईआईटी मद्रास ने विकसित कर लिया। सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम शक्ति था, ये भी आईआईटी मद्रास के द्वारा लगभग 2 3 साल पहले विकसित किया गया था। हालांकि आईआईटी मद्रास के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन ये मैंने पिछले हफ्ते आपको पढ़ाया है कि छात्रों का सबसे बड़ा महोत्सव सारंग 2023 आईआईटी मद्रास में शुरू हुआ। पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर भी इसी ने डेवलप की। पहला 3D प्रिंटेड मकान भी आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया था। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा अभी क्या रिपोर्ट आई, ये बताया गया कि जो मुंबई है ना, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, ये 2 मिलीमीटर की दर से पानी में समाते जा रही है। आईआईटी कानपुर, भारत का पहला आर्टिफिशियल हार्ट, कृत्रिम हृदय, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा, सॉरी, आईआईटी कानपुर के द्वारा ही डेवलप किया गया। और अभी नवंबर 2022 में एशियाज यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की गई थी, जिसमें कि ना टॉप पर तो चाइना की यूनिवर्सिटी थी, भारत की तरफ से आईआईटी दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये 2 टॉप पर थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो रिसेंटली ये भोपाल में शुरू हुआ है। 21 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, इसका उद्घाटन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने किया है। अब इसके बारे में हालांकि पहले भी बता चुकी हूँ। भोपाल है ना, इसे सिटी ऑफ लेक के नाम से जाना जाता है। हालांकि राजस्थान में सिटी ऑफ लेक ये उदयपुर है, तो मध्य प्रदेश में सिटी ऑफ लेक भोपाल को कहा जाता है। अच्छा, भोपाल में ही ना वन विहार नेशनल पार्क है। ये मैं भोपाल का क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो, जो भारत का सबसे उम्र दराज और सुस्त भालू जिसका नाम था गुलाबो भालू, 40 वर्ष की आयु में जिसका निधन हुआ ना, कहाँ निधन हुआ था? ये भोपाल में हुआ था। भोपाल में ही है कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है, अभी 2022 में 44वां शतरंज ओलंपियाड ये चेन्नई में ही शुरू हुआ था, मतलब समाप्त भी यही हुआ। अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल ये भी शुरू हुआ है। और उदयपुर में G20 शेरपा मीटिंग, जो कि भारत की तरफ से लीड की गई थी नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत के द्वारा, तो ये उदयपुर, जो कि राजस्थान का सिटी ऑफ लेक है, यहाँ आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, किस राज्य के अस्का पुलिस थाना को 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना के रूप में चुना गया है? तो ये ओडिशा में स्थित पुलिस स्टेशन है। 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन ओडिशा के गंजम जिले में स्थित है।
अब ओडिशा, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल है। ओडिशा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रख सकते हैं कि एफआईएच के द्वारा जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है ओडिशा में शुरू हुआ है, और इसलिए ओडिशा का जो राउर केला है, यहाँ भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, 20,000 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला, जिसका उद्घाटन यहीं पर किया गया है। इसके अलावा जागा मिशन आप रिलेट कर सकते हो, जिसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो महाराष्ट्र की चीनी उत्पादन के मामले में टॉप पर आ गया है। पहले कौन टॉप पर था? उत्तर प्रदेश था। असम से देखिए, बांग्लादेश और भारत के बीच में संबंधों को या सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सिलहट सिलचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मणिपुर में देखिए, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये मणिपुर में ही है। अगला प्रश्न है, चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है? तो इसमें से जो भारत है, ये अब दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। अभी हाल ही में विश्व जनसंख्या समीक्षा, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, जो भी हाल ही में जारी किया गया है, इसके अनुसार मतलब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन को अभी भारत ने 18-19 जनवरी, अभी रिसेंटली 10 दिन पहले ही पीछे छोड़ा। ये आंकड़े मुझे नहीं मिल पा रहे थे कि एग्जैक्ट आंकड़ों का या आबादी का कितना इसमें डिफरेंस है। तो देखिए, ये रिपोर्ट कहती है कि 2022 के अंत तक भारत की जनसंख्या 141.7 करोड़ थी, और चाइना की जो जनसंख्या है, ये अभी जनवरी में 141.2 करोड़ दर्ज की गई। मतलब कि भारत की जो आबादी चीन की आबादी से 50 लाख और इससे थोड़ा अधिक है। ठीक है, तो भारत में जो 50% आबादी है, ये 30 वर्ष से कम आयु के लोग के हैं, और इसमें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। हालांकि भारत के कुछ फैक्ट मैंने लिखे हैं कि ये एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्तमान में खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर देश है। ये आप सभी जानते हैं। गेहूं, चावल और चीनी का यहाँ प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। इस मामले में ये दूसरे स्थान पर है। टॉप पर कौन है? तो चाइना ही है। और खाद्य तेलों के मुख्य आयातक होने के साथ साथ भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। कच्चे तेल की खरीद के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। स्टील और सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और इसके अलावा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। ये हो गई भारत की बातें। अच्छा, भारत ने अभी चाइना को पीछे छोड़ा है, ठीक बात है। भारत ने किस मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है? देखिए, भारत ना ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए, मैंने हिंदी थोड़ी सी गलत लिख दी है, ये मैंने आपको ओरली बता देती हूँ। चलिए, भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था, ये भी सितंबर अक्टूबर के टाइम में। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना है। और भारत इराक को पीछे छोड़, इराक नहीं, रशिया जो है ना, इराक तो टॉप पर है अभी भी। रशिया के मतलब इराक के बाद जो रशिया है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना की शुरुआत की है? तो पंजाब सरकार के द्वारा स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है। और इस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब सरकार कक्षा 9 से 12 तक के मौजूदा सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में, यानी कि इसका अपग्रेडेशन किया जाएगा। इसी की शुरुआत अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के द्वारा की गई है। पंजाब 5 नदियों का संगम है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन। किसके द्वारा बनवाया गया था? नेक चंद के द्वारा बनवाया गया था। राज्यपाल यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित है। और पंजाब में क्या आप करंट से रिलेट करोगे तो एक ही फैक्ट अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, संगरूर। याद आया कुछ? संगरूर का क्या मैंने बताया था? देखिए, जो संगरूर है ना, यहाँ एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट ये बन करके तैयार हुआ है। हरियाणा में बच्चों के लिए चिराग योजना की शुरुआत की गई थी। जो राजस्थान है ना, राजस्थान ने अभी हाल ही में अंधता नियंत्रण कानून लाए, मतलब कि अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। कर्नाटक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो वायनाड ऐसा पहला जिला बन गया है जिसने कि अ, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रोवाइड करा दी है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था ना आप लोगों को।
अच्छा ठीक है, कोलम, कोलम जिला मेरे दिमाग में आ रहा था। तो वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिंग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन अभियान, इस अभियान का नाम थोड़ा लंबा है। तो यहाँ के लगभग 64,670 लगभग 65,000 के आसपास आदिवासियों को ये सुविधाएं प्रोवाइड करा दी हैं और इसी के तहत बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। ऑप्शन में ना आपको सभी केरल के ही जिले दिख रहे हैं जो कि किसी न किसी मामले में टॉप पर हैं। ठीक है। लेकिन केरल आप देख सकते हैं इंडिया के नक्शे में, ये है केरल की लोकेशन, राजधानी तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। हालांकि केरल के 5 ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, वो रिवीजन कर लेते हैं। डिजिटल बैंकिंग सेवा सक्षम करने वाला पहला राज्य केरल बना है। इसका जो कोलम जिला है, पहला संविधान साक्षर जिला बना है। केरल के एर्नाकुलम जिले में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फर्म का उद्घाटन किया गया है। और सोने की एक समान कीमतें लागू करने वाला पहला राज्य भी केरल है और इकलौता ऐसा राज्य जिसकी खुद की इंटरनेट सेवाएं हैं। ये ऐसे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आप केरल से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ 5 डिस्कस करेंगे, इन जिलों से भी आप लोगों को कुछ याद आ ही जाएगा। देखिए, सैनिटरी नैपकिन फ्री, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन जिला ये कुबलांगी बना। कोलम, कोलम का ये देखिए मैंने यहाँ बता दिया है, संविधान साक्षर जिला। कोझिकोड, भारत का पहला जेंडर पार्क। ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? तो क्रिस हिपकिंस ये बनने जा रहे हैं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर और चिप्पी के रूप में विख्यात है। वैसे ये यहाँ के क्या कौन से तो मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और अभी ये लेबर पार्टी के संसद 2008 से थे और अभी वर्तमान में ये न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्मेल सिपुलोनी ये चुने गए हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी? वेलिंगटन, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। यहाँ से मैंने आपको एक कुक स्ट्रेट की लोकेशन बताई थी, कुक जल संधि की। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि लकड़ी से बना पहला सैटेलाइट ये न्यूजीलैंड ने ही लॉन्च किया था और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 वाला यही हुआ था जिसमें कि विजेता ऑस्ट्रेलिया रही थी। जेसिका अर्डन का ही स्थान लेने जा रहे हैं क्रिस हिपकिंस। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन ये न्यूजीलैंड के पास में ही आप देख सकते हैं। और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी हाल ही में पुष्प कमल प्रचंड बनाए गए हैं। किस देश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो देखिए, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अभी जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाएगा इसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस के समारोह में किसी विदेशी नेता को सम्मान अतिथि के रूप में बुलाए जाने की ये परंपरा रही है, जिसकी 1950 में पहली बार बुलाया गया था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को। ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि पहले मुख्य अतिथि कौन थे रिपब्लिक डे में। तो जो गणतंत्र दिवस पर झांकियां निकाली जाती है ना राजपथ पर, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए राजपथ का नाम बदल करके अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ये मैं आपको मैराथन क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। मिस्र, इसकी कैपिटल काहिरा, करेंसी इजिप्टियन पाउंड है। यहां से तो आप एक ही फैक्टर रिलेट करें, कोप 28 जो अब होगा 2023 वाला, ये मिस्र ही होस्ट करने जा रहा है। गुयाना, मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति हैं। ये अभी हाल ही में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया ना, इंदौर इसका मेजबान थे, इसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, ये 4 दिवसीय भारत के दौरे पर थी, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच में कुशियारा रिवर को लेकर के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है मेरिट फ्रेडिक्शन, ये भी भारत के दौरे पर थी अभी 2022 में, जून जुलाई के टाइम में। तब भारत और डेनमार्क के बीच में ऊर्जा द्वीप को लेकर के समझौता हुआ। तो भारत का जो पहला ऊर्जा द्वीप है ये तमिलनाडु में बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फूकन का निधन हुआ किस वर्ष? 56वें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका। तो इन्हें 2020 में 56वें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। जबकि 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड ना, देखिए, नीलमणि फूकन और दामोदर माउजो दोनों का नाम मैंने आपको बताया था। 56वां 57वां दोनों याद रखेंगे। ज्ञानपीठ अवार्ड ना भारत में साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला था? शंकर कुरूप को, मलयालम कवि शंकर कुरूप को।
अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया है? तो पाकिस्तान को रिसेंटली दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया है। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में इस वर्ष पाकिस्तान की जो आर्थिक वृद्धि दर है 1.7% फोरकास्ट की है। देखिए, कुछ चीजें आप हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको कई बार बताती हूँ कि आईएमएफ के द्वारा इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की जाती है। सेम वैसे ही यदि आप हाईलाइट करें तो वर्ल्ड बैंक ने मतलब डूइंग बिजनेस रिपोर्ट तो रिलीज करता ही था, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसने रिलीज की है? तो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की है, जिसमें कि दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर देश बताया गया है अर्थव्यवस्था के मामले में पाकिस्तान को। रेड क्लिफ लाइन है जो कि भारत पाकिस्तान को विभाजित करती, इस्लामाबाद इसकी राजधानी हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के शाहबाज शरीफ हो जाएंगे। चाइना के बारे में डिस्कशन कर लिया, नेपाल के ने प्राइम मिनिस्टर मैंने बता दिया, और भारत ये चाइना को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक आबादी वाला देश बना, ये भी बता दिया है। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।